नमस्कार छात्रों, आज हम बीए पार्ट तृतीय के प्रथम प्रश्न पत्र मुद्रा, बैंकिंग एवं राजस्व की मुद्रा का अर्थ एवं कार्य क्या है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। मुद्रा का आविष्कार मानव जाति के संपूर्ण आर्थिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। मुद्रा के विकास का इतिहास मानव सभ्यता के इतिहास का संग्रह है। इसका प्रादुर्भाव उस युग में हुआ जब मानव मस्तिष्क नए विचारों की वृद्धि के लिए परिपक्व हो चुका था, अर्थात आवश्यकता आविष्कार की जननी है। सभ्यता के क्रमिक विकास तथा समय और परिस्थितियों के अनुकूल मुद्रा के स्वरूप में भी विकास की प्रक्रिया निरंतर चालू रही। प्राचीन समय में कौड़ी, पत्थर, नमक, ऊन, अन्न, चाय, तंबाकू, लोहा आदि मुद्रा के रूप में प्रयोग में लाए जाते थे। औद्योगिक युग के सूत्रपात से धात्विक मुद्रा प्रचलन में आई और बाद में सांकेतिक पत्र मुद्रा, कागज के नोट, हुंडियाँ आदि नकदहीन समाज की ओर अग्रसर होने का परिचायक है। अब हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र मुद्रा का अर्थ क्या है। अंग्रेजी भाषा के मनी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोनेटो से हुई, जो रोम की देवी जूनो का नाम था, जिसे स्वर्ग की रानी का प्रतीक माना जाता था। अतः मुद्रा को भी सुख प्रदान करने का प्रतीक माना गया है। मुद्रा की कोई एक परिभाषा, सर्वमान्य परिभाषा करना कठिन है। अर्थशास्त्रियों ने विभिन्न प्रकार से मुद्रा की परिभाषा दी है। उनमें से कोई भी सर्वमान्य परिभाषा स्वीकार की जा सकती है। कुछ अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा की संकीर्ण परिभाषा दी, कुछ ने विस्तृत, कुछ ने वैधानिकता या कानूनी आधार पर मुद्रा की परिभाषा दी, कुछ ने उसकी सर्वग्राह्यता और कुछ ने मुद्रा के कार्यों के आधार पर परिभाषा दी। अब उसके मुद्रा की परिभाषा के वर्गीकरण के आधार पर हम मुद्रा की परिभाषा देखते हैं। वह है मुद्रा विचारधारा के अनुसार परिभाषा है। इसमें संकुचित दृष्टिकोण, जिसे प्रोफेसर रॉबर्टसन ने बताया कि मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो अन्य वस्तुओं के मूल्यों के भुगतान में या व्यावसायिक दायित्वों को निपटाने में विस्तृत रूप से स्वीकार की जाती है। इसमें उन्होंने केवल धात्विक मुद्रा को ही शामिल किया। व्यापक दृष्टिकोण में प्रोफेसर वॉकर, हेल्फ्रिंग, हार्टले विदर्स आदि के विचारों को हम ले सकते हैं। हार्टले विदर्स ने कहा है मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। प्रोफेसर कॉल ने बताया कि मुद्रा केवल क्रय शक्ति है जो वस्तुएं खरीदती है। विदर्स की परिभाषा में धात्विक मुद्रा, पत्र मुद्रा, साख मुद्रा एवं अन्य सभी मुद्रा शामिल है। इससे मुद्रा का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत हो जाता है। आधुनिक दृष्टिकोण में प्रोफेसर एली, कीन्स, क्राउथर आदि ने अपना न तो संकुचित दृष्टिकोण अपनाया, न ही व्यापक, बल्कि उन्होंने एक मध्यम दृष्टिकोण अपनाया। उनके अनुसार धात्विक एवं कागजी मुद्रा को ही मुद्रा माना। प्रोफेसर एली के अनुसार मुद्रा कोई भी वस्तु है जो विनिमय के माध्यम के रूप में स्वतंत्रतापूर्वक हस्तांतरित होती है तथा सामान्यतः ऋणों के अंतिम भुगतान में ग्रहण की जाती है। कीन्स के अनुसार मुद्रा वह है जिसको देकर ऋण प्रंसविदों तथा कीमत प्रंसविदों का भुगतान किया जाता है और जिसके रूप में सामान्य क्रय शक्ति का संचय किया जाता है। इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि साख मुद्रा, चेक, हुंडी, विनिमय पत्र वस्तुओं एवं सेवाओं के भुगतान में बिना विशेष जांच पड़ताल और बिना संदेह के स्वीकार नहीं किए जाते।
हार्टले विदर्स ने मुद्रा की बहुत अधिक विस्तृत परिभाषा देकर उसके क्षेत्र को आवश्यकता से अधिक व्यापक बना दिया। साख मुद्रा को मुद्रा में सम्मिलित करना उचित नहीं लगता। ऐसी परिस्थितियों में एली कीन्स का दृष्टिकोण ही उचित है। अब हम दूसरा देखते हैं प्रकृति के आधार पर, अर्थात वैधानिकता या कानूनी आधार, सर्वग्राह्यता। इस आधार पर विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने परिभाषा दी। वैधानिक परिभाषा में प्रोफेसर नेप ने अपने विचार बताए। उनके अनुसार कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है, मुद्रा हो जाती है। हार्टले के अनुसार मुद्रा के दो पहलू हैं। प्रथम यह हिसाब की इकाई है और दूसरी विधिग्राही, अर्थात इसमें मुद्रा को स्वीकार करने की, जिसमें मुद्रा को स्वीकार करने की वैधानिक बाध्यता हो। आधुनिक युग में परिभाषाएं उपयुक्त नहीं लगती, क्योंकि एक तो विनिमय स्वतंत्र एवं ऐच्छिक आदान प्रदान है और दूसरा जनता का विश्वास उठ जाने पर संभवतः वैधानिक मुद्रा भी स्वीकार न की जाए। किंतु यह सत्य है कि वस्तु को वैधानिक मुद्रा घोषित किए जाने पर वह प्रचलन में रहती है। फिर है सर्वग्राह्यता या सामान्य स्वीकृति, जिसको क्राउथर, सेलिगमैन, कीन्स, केंट, कॉल, वॉकर आदि के विचारों से जाना जा सकता है। क्राउथर के अनुसार कोई वस्तु जो विनिमय के साधन के रूप में सामान्यतः स्वीकार की जाती हो और उसी समय मूल्यमापक एवं मूल्य संचयन का कार्य करती है, मुद्रा कहलाती है। प्रोफेसर सेलिगमैन के अनुसार मुद्रा वह वस्तु है जिसे सर्वग्राह्यता प्राप्त हो, अर्थात सामान्य स्वीकृति को मुद्रा का गुण माना। इन उपर्युक्त परिभाषाओं या विवेचन से स्पष्ट है कि मुद्रा की परिभाषा इतनी व्यापक हो कि उसमें मुद्रा के आवश्यक कार्य एवं सर्वग्राह्यता हो। इस दृष्टि से प्रोफेसर क्राउथर की परिभाषा सर्वोत्तम प्रतीत होती है, अर्थात कोई भी वस्तु जिसे विनिमय माध्यम, मूल्य के मापक, भावी ऋणों के भुगतान का मापदंड, मूल्य के संचय के साधन के रूप में स्वतंत्र, विस्तृत एवं सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो, मुद्रा कहलाती है। अब हम देखते हैं मुद्रा के कार्य क्या है। मुद्रा ने समाज में विभिन्न प्रकार के कार्य करके आर्थिक विकास को संभव बनाया है। इसके कार्यों को हम मुख्य रूप से इन भागों में बांट सकते हैं। पहला है प्राथमिक कार्य, दूसरा है सहायक एवं गौण कार्य, तीसरा आकस्मिक कार्य एवं अन्य कार्य। हम देखते हैं प्राथमिक कार्य, जिसमें हम लेते हैं मुद्रा का प्राथमिक कार्य विनिमय का माध्यम, अर्थात वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय प्रत्यक्ष रूप से मुद्रा के माध्यम द्वारा होता है और एक सर्वमान्य माध्यम के रूप में यह विनिमय को सरल बनाती है। वस्तु विनिमय की असुविधाओं को समाप्त कर मुद्रा सामान्य विनिमय का माध्यम बन गई है, अर्थात इसके माध्यम से लेन देन आसान हो गया है। फिर है सामान्य मूल्य का मापक। इसका दूसरा मुख्य कार्य वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों की माप करना है। विनिमय के लिए लेन देनकर्ताओं को वस्तुओं एवं सेवाओं का तुलनात्मक मूल्य मुद्रा के माध्यम से ही ज्ञात हो सकता है। मुद्रा वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यांकन हेतु एक सामान्य मूल्य मापक है। इसके कारण इसका लेखा कार्य भी सरल हो जाता है। फिर हम देखते हैं इसके सहायक या गौण कार्य क्या हैं। पहला है भावी या विलंबित भुगतानों का मान। मुद्रा समाज में वर्तमान भुगतानों को संपन्न करने के अतिरिक्त भावी भुगतानों का आधार भी है।
वर्तमान युग में व्यापार के क्षेत्र में अधिकांश लेन देन स्थगित भुगतानों के रूप में होने के कारण मुद्रा के इस कार्य का महत्व और अधिक हो गया है। दूसरा है मूल्य या क्रय शक्ति का संचय। धन के संचय को संभव बनाकर मुद्रा आधुनिक युग में पूंजी संचय तथा बड़े पैमाने की उत्पादन प्रणाली को संगठित रूप का एकमात्र साधन बन गई है। मुद्रा ने समाज में मनुष्यों को अपनी वर्तमान आय में से बचत करने की क्रिया को संभव बनाकर भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अवसर प्रदान किया है। फिर है क्रय शक्ति का हस्तांतरण। मुद्रा के द्वारा क्रय शक्ति को एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य को तथा एक स्थान से दूसरे स्थान को अंतरण किया जा सकता है। यह कार्य संपन्न करके मुद्रा ने समाज में विनिमय प्रक्रिया को व्यापक बनाने में भारी सहायता की है। जैसे अगर एक व्यक्ति को 1 लाख रुपए की क्रय शक्ति का हस्तांतरण जयपुर से दिल्ली करना है तो वह व्यक्ति बैंक ड्राफ्ट या चेक के द्वारा सुविधा से कर सकता है। फिर है इसके प्रावेगिक कार्य जिनमें हम लेते हैं, जिसको हम 2 भागों में देखते हैं। एक तो है आकस्मिक और दूसरा है अन्य कार्य। आकस्मिक कार्यों में हम देखते हैं कि यह साख मुद्रा का आधार है। आधुनिक समय में सभी औद्योगिक तथा व्यापारिक क्रियाएं साख मुद्रा की आधारशिला पर टिकी है। बैंकिंग तथा वित्तीय संस्थाओं की स्थापना का आधार मुद्रा ही है, क्योंकि चेक, हुंडियों, साख पत्रों आदि का आधार मुद्रा है। बैंकों द्वारा साख सृजन मुद्रा के अभाव में कोरी कल्पना है। दूसरा है राष्ट्रीय आय के वितरण में सुविधा। समाज में राष्ट्रीय आय का वितरण विभिन्न उत्पादन साधनों, भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध आदि में न्यायोचित हिस्सा निर्धारण का कार्य मुद्रा द्वारा ही होता है, क्योंकि यह मूल्य का मापक है एवं विनिमय माध्यम के रूप में प्रत्येक साधन को मुद्रा में भुगतान होता है। फिर है अधिकतम संतुष्टि तथा अधिकतम उत्पादन का आधार। उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि तभी प्राप्त होती है जब वह विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति पर व्यय की गई राशि की सीमांत उपयोगिताएं समान होती है। ऐसा करना मुद्रा संभव बनाती है। इसी प्रकार उत्पादक भी अपने लाभों को अधिकतम करने के लिए सभी साधनों का उपयोग इस प्रकार से करता है कि प्रत्येक साधन की सीमांत उत्पादकता समान हो। इस प्रकार उपभोग एवं उत्पादन के क्षेत्रों में प्रतिस्थापन सिद्धांत के आधार पर मुद्रा द्वारा साधनों का अधिकतम उपयोग संभव होता है। पूंजी की तरलता। मुद्रा पूंजी का तरलतम रूप है। साथ साथ यह पूंजी एवं संपत्ति को अधिकाधिक तरल रूप प्रदान करती है। मुद्रा के रूप में धन तथा पूंजी को किसी भी कार्य में उपयोग में लाया जा सकता है। अब इसके कुछ अन्य कार्य जिसमें हम लेते हैं शोधन क्षमता या भुगतान क्षमता का सूचक। मुद्रा समाज में व्यक्तियों को ऋण का भुगतान करने की शक्ति प्रदान करती है। मुद्रा की अनुपस्थिति में व्यक्ति या संस्थाएं दिवालिया माने जाने लगती है। इस कारण प्रत्येक व्यवसायी या कंपनी अपने ऋण चुकाने की शक्ति को बनाए रखने के उद्देश्य से अपने आर्थिक साधनों का कुछ भाग नकदी के रूप में संचित रखती है। फिर निर्णय या इच्छा का वाहक। मुद्रा की सर्वग्राह्यता तथा संग्रह शक्ति के कारण व्यक्ति मनचाहे ढंग से मनचाहे स्थान पर समय एवं परिस्थितियों में मुद्रा के रूप में क्रय शक्ति का प्रयोग कर सकता है। मुद्रा
भविष्य में होने वाले निर्णय को क्रियान्वित करने में सहायता प्रदान करती है। फिर कीमतों में परिवर्तन। अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव या मुद्रास्फीति व अपस्फीति के काल में मुद्रा समुचित अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करती है। स्थिरता के साथ विकास के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु मुद्रा व साख की मात्रा पर नियंत्रण कर मूल्य स्तर पर नियंत्रण का प्रयास किया जाता है। फिर है घाटे की वित्त व्यवस्था या हीनार्थ प्रबंध। वर्तमान सरकारों के दायित्व इतने अधिक हैं कि उनका व्यय आय की तुलना में अधिक होता जा रहा है। अतः सरकार या तो केंद्रीय बैंक से ऋण लेकर या घाटे के बजट बनाकर अतिरिक्त मुद्रा की निकासी का कार्य करती है। सरकारी योजनाओं को पूरा करने व अन्य विकास कार्यों के लिए वित्तीय व्यवस्था भी हीनार्थ प्रबंधन के द्वारा की जाती है। रोजगार सृजन तथा पूंजी को उत्पादक कार्यों में गति प्रदान करने में मुद्रा की भूमिका प्रमुख रहती है। अर्थव्यवस्था में इस प्रकार मुद्रा के कार्यों की उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट होता है कि मुद्रा समाज के आर्थिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। मुद्रा के बिना आधुनिक युग में मनुष्य के लिए सभ्य जीवन व्यतीत करना संभव नहीं है। आधुनिक आर्थिक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन ही दुर्भर